हम जानते हैं कि जल एक दुर्बल विद्युत अवगठ्य है और जल दुर्बल विद्युत अवगठ्य होने के कारण इसका वियोजन पूर्णतः नहीं हो पाता। तो जल के वियोजन से संबंधित सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा कि जल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयनित होकर के अगर यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाए तो सामने पर आप देखते हो कि जल की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 55.5 मोल पर लीटर प्राप्त होती है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके प्रायोगिक रूप से ये पहले से प्रमाणित है, सत्यापित है कि इसके 10⁻⁻7 मोल वियोजित होकर जाते हैं। प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो ये 10⁻⁻7 मोल पर लीटर और ये भी आएगा 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ये जो थी यहाँ तक की कहानी हम पहले क्लियर कर चुके हैं। 25 डिग्री पर जल का आयनन इस प्रकार से होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जल में बाहर से कोई शुद्धि मिला रहा हूँ, टेम्परेचर वही है, कोई पदार्थ मिला रहा हूँ। बाहर से जो पदार्थ मिला रहे हैं उसमें सबसे पहला पदार्थ मिलाते हैं हम अम्ल, वो भी प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब जिसका पूर्ण आयनन होता हो। एक एग्जाम्पल के साथ मान लो मैंने इसमें HCl ऐड कर दिया। HCl पूरी तरह से टूटेगा, यहाँ कोई साम्य नहीं होगा, तो ये H+ बनेगा और Cl- बनाएगा। इस HCl के आप जो भी कंसंट्रेशन प्रारंभ में लेंगे C मोल पर लीटर, मान लो प्रारंभ में इसका कोई वियोजन नहीं हुआ, इसमें क्या होगा, कुछ समय बाद में पूरा विघटित हो जाएगा क्योंकि प्रबल है और प्रबल का पूर्ण वियोजन होता है। तो अंत आएगा, यहाँ पे सामने आ रहा था दुर्बल था, तो दुर्बल कभी भी पूरा वियोजित नहीं होता, तो एंडिंग नहीं आता। अंत में कुछ क्षण पश्चात आप देखोगे कि ये कुछ नहीं है, यहाँ जितना आपने HCl डाला था उतना H+ बनेगा क्योंकि एक से एक ही बनता है। तो H+ की कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर मिलेगी और Cl- की कंसंट्रेशन भी आपको C मोल पर लीटर मिलने वाली है। ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन आ गया। इस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में आप देख रहे हो टोटल 3 प्रकार के इनमें मिल रहे हैं। एक मिल रहा है हमें H+ आयन, दूसरा जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है OH- आयन और तीसरा आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है Cl-। इस सॉल्यूशन में 3 प्रकार के आयन उपस्थित है। हर आयन का हमें डिस्कशन करना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और उन्हें कैसे सोल्व करना है, यही हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ, जल अपना वियोजित हो रहा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका डिसोसिएशन देख लिया। जैसे आप इसमें एक अन्य पदार्थ और मिला रहे हो तो ये भी वियोजित हो रहा है, तो एक और विद्युत अवगठ्य आ गया, दो विद्युत अवगठ्य हो चुके हैं, जल खुद और HCl। और बड़ी बात क्या है कि इसकी वियोजन से जो आयन बन रहे थे और इसकी वियोजन से जो आयन बन रहे थे वो दोनों आयन सेम थे, उनमें एक एक आयन कॉमन था, समान था। और कॉमन आयन की प्रेजेंस में क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है, समायन प्रभाव ये कहता है कि अगर समान आयन हो, कॉमन आयन हो, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन पहले से घट जाता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य कितना अपघटित हो रहा था पहले 10⁻⁷, अब होगा कम, तो जल का वियोजन कम हो जाएगा। तो ये जो थे ये वापस से जुड़ करके और अवियोजित जल बनाना चालू कर देंगे। क्या फर्क पड़ेगा इससे, जल में OH- आयनों की कंसंट्रेशन घट जाएगी, घटकर अब कितनी हो जाएगी, यह हमें निकालना है OH- की कंसंट्रेशन। ऐसे ही H+ की कंसंट्रेशन जल के आयनन से आने वाली तो कम हो जाएगी, जल से पहले 10⁻⁷ आ रही थी, अब कम आएंगे, लेकिन यहां से भी तो आ रहे हैं ना, और यहां से बहुत ज्यादा आएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जल वाले H+ और HCl वाले H+ दोनों को जोड़ेंगे तो वो 10⁻⁷ से ज्यादा ही आएंगे। कुल मिलाकर के अभी सॉल्यूशन में H+ और OH- की कंसंट्रेशन समान नहीं होगी, और जब H और OH बराबर नहीं होंगे तो ये उदासीन नहीं होगा। इसमें H+ ज्यादा हो गया तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन अब एसिडिक है, जिसमें H+ आयनों की कंसंट्रेशन OH- की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाती है, उसे हम एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं।
तो ये H प्लस की नई कंसंट्रेशन क्या आएगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही सॉल्यूशन में कितने Cl माइनस है वो भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो Cl माइनस में तो ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि ये जो आए हैं वो एसिड से आए हैं, तो हमें एसिड की कंसंट्रेशन पता होगी तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन हम पता कर लेंगे। तो ये तीनों प्रकार के आयन हैं, इन तीनों प्रकार के आयनों की कंसंट्रेशन को पता करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लोगे तो फिर ऐसी कंडीशन में तो pH भी कैलकुलेट कर लोगे और POH भी कैलकुलेट कर लोगे। तो कुल मिलाकर के ये सभी प्रकार के प्रश्न आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। H प्लस बताइए, OH बताइए, Cl बताइए, H है तो pH भी बताइए, OH है तो pOH भी बताइए। अगर आपको H प्लस की कंसंट्रेशन पता चल गई तो pH की पता चल जाएगी, OH माइनस पता चल गई तो pOH भी पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम pH की डेफिनेशन से जानते हैं कि pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस। तो इस सॉल्यूशन में कितने H प्लस हैं वो आपको पता चल जानी चाहिए, उसका माइनस में log ले लेना, वो pH हो जाएगी। ऐसे ही आप जानते हो अगर POH कैलकुलेट करनी है तो POH इज इक्वल टू माइनस log और OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो इसमें तो टेंशन मत लो आप, H प्लस पता चल गया तो उसका माइनस log ले लेंगे और OH भी पता चल गया तो उसका भी माइनस में log ले लेंगे हम, तो POH और pH बन जाएंगे। मुख्य बिंदु क्या है कि H प्लस कितने ये कैसे पता चले सॉल्यूशन में, और OH कितने होंगे ये कैसे पता चले। तो सबसे पहले मैं H प्लस की कंसंट्रेशन बता रहा हूं। यहां जो मुख्य बिंदु है वो क्या है हमारा, H प्लस आयनों की सांद्रता की गणना। H प्लस कितने हैं इसकी आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, इस सॉल्यूशन में जो H प्लस आ रहे हैं, कुल H प्लस ये दो जगह से आ रहे हैं। एक जो H प्लस आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से, और दूसरा जो हमारे पास H प्लस आ रहा है वो आ रहा है जल से, वाटर से। एक इस स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है और एक आ रहा है किससे, वाटर से। अब हमें पता है कि वाटर से आने, ये तो दुर्बल है और ये प्रबल है, तो वाटर से आने वाले H प्लस बहुत ही कम होंगे, इससे आने वाले बहुत ज्यादा होंगे। और साथ में क्या हुआ, ये डालने से इसका वियोजन, ये पहले बहुत कम टूट रहा था, और अगर आपने HCl डाल दिया तो वो जो टूट रहा था वो और भी कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H प्लस बहुत ज्यादा होते हैं और वाटर वाले H प्लस बहुत कम होते हैं। तो ये जो वाटर से आने वाले H प्लस है ये नगण्य है। 99% केस में ऐसा होगा कि ये इग्नोरेबल ही होंगे, एसिड वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो यहां जो H प्लस हम टोटल लेंगे, ये H प्लस लेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहे हैं, लगभग उसी के होंगे। क्यों नहीं लेंगे वाटर वाले, क्योंकि वाटर के बहुत कम थे, पहले ही बहुत कम थे, 10 की पावर -7 एक बहुत ही छोटी राशि है, और फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस आने से उसका डिसोसिएशन भी घटा है। तो H प्लस टोटल निकालना हो तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलरिटी C से कैलकुलेट करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड की जो H प्लस आ रहे हैं ना वही टोटल होंगे, और यहां से ये अगर आपने H प्लस कैलकुलेट कर लिए तो फिर ये H प्लस यहाँ पुट कर दीजिए, यहां से pH निकल जाएगी। तो pH निकालने के लिए मुझे H प्लस चाहिए थे, और H प्लस निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड से कितने H प्लस आ रहे हैं वो हमें पता होनी चाहिए, पर स्ट्रॉन्ग एसिड से कितने आ रहे हैं ये फिर मैं दोहरा देता हूं कि यहां मैंने वाटर वालों को इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि एसिड वाले बहुत ज्यादा थे और वाटर के बहुत कम थे। बहुत बार एग्जामिनर इस जगह चतुराई दिखा देता है, और वो क्या कहता है कि HCl की कंसंट्रेशन बहुत कम दे देता है। वो ये कह देता है कि HCl की कंसंट्रेशन 10 की पावर -9 है। तो अगर HCl 10 की पावर -9 है तो यहाँ की H प्लस भी 10 की पावर -9 होगी, और अब आपको पता चल रहा है HCl से आने वाले H प्लस तो कम हो गए, जल से आने वाले ज्यादा हो गए, और जल वाले ज्यादा हो गए तो फिर उसे नगण्य मत कर देना। तो एक बार ये मैंने जो लिया है वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म ली है, इस चीज को मैंने जो 99% होता है, मोस्टली जो होता है ना वो किया है। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि जल वाले नगण्य नहीं हो तो फिर इसे नगण्य मत करना, इसे इग्नोर मत करना, इसे जोड़ना इसके साथ,
वो स्पेशल केस है और उसका डिस्कशन मैं भी एग्जांपल्स में करने वाला हूं आपके पास। ठीक है, तो उस केस को मैं छोड़ देता हूं। मोस्टली क्या होगा कि वाटर वाले बहुत कम होंगे, एसिड वाले बहुत ज्यादा होंगे, तो एसिड के कारण आने वाले H प्लस ही टोटल होंगे, उस टोटल को यहाँ पुट करके उसका माइनस लॉग लेंगे, वो पीएच हो जाएगा। अब एसिड के डिसोसिएशन से कितने H आते हैं उस पर ध्यान लगा दो आप। तो एसिड की डिसोसिएशन से जो H प्लस आ रहे हैं ये हमें तब पता चलेगा जब हमें एसिड की कंसंट्रेशन पता हो, और एसिड की कंसंट्रेशन हमें लेनी है नॉर्मलता में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H प्लस क्या होंगे, वो होंगे नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की जो नॉर्मलता होती है वही उस स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण आने वाले H प्लस होते हैं, वही टोटल होते हैं, उसे यहां पुट कर दीजिए पीएच। तो पीएच के लिए या तो क्वेश्चन में सीधे H प्लस देगा, H प्लस नहीं देगा तो वो H प्लस आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले टोटल होंगे। तो स्ट्रॉन्ग के कितने होंगे इसके लिए क्वेश्चन में आपको उस स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मलिटी दी जाएगी, नॉर्मलता देंगे, जो नॉर्मलता देंगे वही आप पुट कर देना। पहला सीधे H प्लस दे देते, H प्लस नहीं दे रहे तो उस एसिड की नॉर्मलिटी दे देंगे आपको। हो सकता है वो एग्जामिनर आपको नॉर्मलिटी भी नहीं दे, तो ऐसी कंडीशन में आपको दिया जाएगा उस एसिड की मोलरिटी। अब आपको क्या करना है, जो उसकी मोलरता दी गई है उस मोलरता को n फैक्टर से गुणा करके नॉर्मलता बनाते हैं, हम पहले से जानते हैं। n फैक्टर अम्लों के लिए होता है क्षारकता। किसी भी अम्ल की जो क्षारकता है, उस प्रबल अम्ल की जो क्षारकता है, उसे उस अम्ल की मोलरता से गुणा कर दीजिए, वो नॉर्मलता बन जाएगा। अब प्रश्न उठता है सर क्षारकता क्या होती है, ये भी नहीं जानते हम, तो ये मैं बता देता हूं। क्षारकता है अम्ल के एक अणु के द्वारा त्यागे जाने वाले H प्लस आयनों की संख्या। अम्ल के एक अणु द्वारा त्यागे जाने वाले H प्लस की संख्या, ये क्षारकता है। तो जैसे HCl है, HCl का एक अणु एक ही H निकालता है, तो HCl के लिए n फैक्टर हो गया 1, तो उसकी मोलरता ही नॉर्मलता है। लेकिन HCl नहीं H2SO4 होता तो H2SO4 के एक ही H2SO4 से दो H निकलते हैं, तो n फैक्टर वहां 2 होता, 2 को मोलरता से गुणा करते तब नॉर्मलता बनती। तो मोलरता n फैक्टर को गुणा करके हम बना सकते हैं। क्या क्या केस हो गए, मैं केस को भी यहाँ लिस्टिंग कर देता हूं, कौन कौन से केस हो सकते हैं। पीएच कैलकुलेट करवाने के लिए या तो आपको यही बता देगा कि जल में कितनी H प्लस है, क्या क्या दिया जा सकता है। H प्लस नहीं दिया जाए तो फिर आपको क्या दिया जाएगा, एसिड जो है उसकी नॉर्मलिटी दी जाएगी, और हमें पता है कि वो जो एसिड की नॉर्मलिटी है वही H प्लस है। अगर वो H प्लस की नॉर्मलिटी नहीं देंगे तो फिर आपको देंगे वो मोलरिटी देंगे। एसिड की जो मोलरिटी उसका n फैक्टर से गुणा करके उसको नॉर्मलिटी बना लेना। फोर्थ ऑप्शन हो सकता है आपको न नॉर्मलिटी दे न मोलरिटी दे, वो तो आपको ये कह दे कि ये जो अम्ल हमने डाला है उस अम्ल के इतने तो मोल है, इतने लीटर पानी लिया था। तो इसका मतलब है एसिड के मोल और उसका वॉल्यूम दे दे, तो फिर आपको मोलरता बनाना है। मोल दे दिया, मोल में आयतन का भाग लगा दोगे, मोलरता बन जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, आपको मोल ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम दे दिया जाए। किसका वॉल्यूम देंगे, वाटर का ही देंगे, कंफर्म है। तो अम्ल के मोल और वॉल्यूम दे दे, तो एसिड के मोल में वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वाटर के वो लीटर में लेना है, वो मोलरता है। आप पहले से जानते हैं, इसमें ज्यादा अपने को टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। या फिर क्या कर सकते हैं, आपको मोल ने देकर के तुल्यांक दे दे, तुल्यांक दे दे तो विलय के तुल्यांक में आयतन का भाग लगा देंगे, तो नॉर्मलता सीधे नॉर्मलता बन जाएगी।
तो ये भी दे सकते हैं आपको इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, उस एसिड के इक्विवेलेंट दे सकता है और साथ में आपको क्या दे दे, वॉल्यूम। तो इससे नॉर्मलता बना ले और नॉर्मलता जो होगी वही H प्लस की कंसंट्रेशन होगी। या फिर क्या कर सकते हैं, वो मोल न दे करके उस एसिड के ग्राम दे दे कि इतने ग्राम को इतने लीटर में घोल रखा है। तो अगर ग्राम दिया है तो आयतन देना बहुत जरूरी है, मोल दिया है तो आयतन देना जरूरी है, मोलरता दी है तो आयतन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोलरता डायरेक्ट एन फैक्टर से गुणा कर नॉर्मलता बढ़ जाएगी। जब भी मोलरता और नॉर्मलता हो गई तो वहां आयतन की आवश्यकता नहीं है, आयतन दे दे तो उसको छोड़ देना है, ध्यान नहीं देना। लेकिन अगर मोल और तुल्यांक दे देंगे, मोल और तुल्यांक दे देंगे तो फिर आयतन जरूरी है, क्योंकि मोल और तुल्यांक में आयतन का भाग लगाएंगे तभी तो मोलरता और नॉर्मलता बन पाएगी। और फाइनली आपको ग्रामों में बाहर दे दो तो फिर मोलरता निकालने का वही सूत्र है, ग्रामों में बाहर बटे विले कानो बार इंटू विलियन का आयतन। तो हो सकता है वेट ऑफ एसिड दे दे और वेट ऑफ एसिड के साथ आपको वॉल्यूम भी देना है। अणुभार तो आप खुद निकाल ही लोगे, वेट देगा वॉल्यूम देगा, अणुभार में पता है एसिड का, उससे क्या निकल जाएगी मोलरता, मोलरता से नॉर्मलता और नॉर्मलता से H प्लस से pH। तो ये पूरा प्रोसेस आपके पास आ गया। ये इतने वेरिएंट होते हैं, इतने तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है, सीधे H प्लस या उस एसिड की नॉर्मलिटी या उसकी मोलरिटी या उसके मोल या उसके तुल्यांक या फिर उसका भार। और इन सबको बहुत आसानी से हम H प्लस की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करके और pH कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई। अच्छा, एग्जामिनर क्या कर सकता है, HCl घोलने के बाद में उस सॉल्यूशन में कितने Cl माइनस है ये भी बता सकता है। तो अगर Cl माइनस की कंसंट्रेशन दे देता है तो हमें पता है Cl कहां से, HCl से तो है, तो और जितने Cl है उतने ये HI होंगे, तो उस ऋण आयन की कंसंट्रेशन भी दे सकता है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है उसके पास, वो क्या कर सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। तो एनाइन की जो कंसंट्रेशन है उससे आपको H प्लस की कंसंट्रेशन जो है उसको संदर्भित करना है, उसकी हेल्प से इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है और फिर उसको यहां पुट करना है। तो ये एक सिंपल सा सरल सा जो मेथड था वो हमने अप्लाई कर दिया है। ओके, ये H प्लस की कंसंट्रेशन के लिए। H प्लस की कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन के बाद भी H प्लस की कंसंट्रेशन से आप pH बना लोगे। अब मैं बात करता हूं OH माइनस की कंसंट्रेशन। OH माइनस की कंसंट्रेशन है, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो अब OH माइनस की कंसंट्रेशन के लिए देखिए आप OH कहां से आ रहे हैं, एसिड की डिसोसिएशन तो आ ही नहीं रहे, OH आ रहे हैं वाटर की डिसोसिएशन से। जब एसिड नहीं था तब ये 10⁻⁷ थे, अगर आपने एसिड डाल दिया तो भी अब ये 10⁻⁷ है क्या, तो यहां से आपको आंसर मिल रहा है, ये 10⁻⁷ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इस कॉमन आयन के बजाय इसमें इसका वियोजन तो कम हो गया, इसलिए ये 10⁻⁷ से कम हो चुके हैं। तो अब कितने, इसको निकालने के लिए आपको जल के आयनी गुणनफल KW की हेल्प लेनी पड़ेगी। KW इज इक्वल टू क्या होता है, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। 25 डिग्री पर KW की वैल्यू 10⁻⁻14 आ जाती है, ये फिक्स है। अगर आप ताप नहीं बदलोगे तो KW का मान नहीं बदलेगा, वो का वो रहेगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW 10⁻⁻14 है। अगर मैं इसमें अम्ल मिला दूंगा तो भी KW नहीं बदलेगा, क्षार मिला दूं, कुछ भी मिला दूं, जब तक ताप नहीं बदला जाएगा तब तक KW नहीं बदलेगा। तो 25 डिग्री पर, क्वेश्चन में नहीं दिया तो 25 मानेंगे हम, 25 डिग्री पर KW की वैल्यू तो फिक्स है, रटी हुई हमने, इसको रट रखा हमने। और H प्लस की कंसंट्रेशन आप इस तरीके से निकाल लोगे, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन निकल गई यहां से, OH माइनस इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई H प्लस की कंसंट्रेशन। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर विलयन में H और OH बराबर बराबर नहीं हो तो जल के आयनीय गुणनफल की सहायता से H पता हो तो OH निकालते हैं और OH पता हो तो H निकालते हैं, क्योंकि KW का मान फिक्स है 10⁻⁻14 है, जो हम बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं। ताप बदलने से ही KW बदलेगा और ताप हम बदल नहीं रहे हैं। तो ये कहानी अच्छे से आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, इसमें अब कोई समस्या बचनी नहीं चाहिए। कैसे आप OH निकालोगे, अच्छा OH आपकी निकल गई तो उसका माइनस लोग ले लेना, POH हो जाएगी। और
Cl कैसे निकालेंगे वो पहले क्लियर हो चुका है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थी। इनको बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें ये जो कुछ एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स को सोल्व करना होगा। इन एग्जांपल्स को मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। इन एग्जांपल्स को सोल्व करने से चीजें काफी सरल हो जाएगी। एसिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर है, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.01 m एस्ट्रेसोवर विलियन इसकी पीएच, इसको कैलकुलेट करना है। पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये लॉग बेस 10 है। H प्लस की कंसंट्रेशन पता होगी तो हम ये कर पाएंगे। और H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी इसके लिए बता दिया आपको कि H प्लस 2 जगह से आएंगे टोटल। एक जो H प्लस आएगा वो आएगा एसिड से, और एक H प्लस जो आएगा वो आएगा वाटर से। अब वाटर वाला जो H प्लस है वो इग्नोरेबल है या नहीं है ये देखना है। ये 10 की पावर -7 है, तो एसिड से आने वाला अगर ज्यादा होगा तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। एसिड से आने वाला कितना है वो आप देख लें। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H प्लस वो होता है नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसे हम करते हैं। तो यहां देखिए आप एस्ट्रेसोवर स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या दी हुई इसकी मोलरिटी, एम का मतलब है मोलरिटी, हमें चाहिए नॉर्मलिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसकी जो मोलरिटी है 0.01, इसको इसकी क्षारकता से गुणा कर देंगे। तो ये है क्षारकता इसकी 2, H2SO4 के एक अणु में से 2 H निकल सकते हैं, तो इसकी क्षारकता 2 हो गई। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है H प्लस की स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाली वो 0.02 हो गई है। ये H प्लस अपने यहाँ पुट करेंगे, ये H प्लस जो थे यहां रखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी पीएच। तो पीएच के लिए आपको क्या सोल्व करना था, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अब देख लीजिए आप, माइनस लॉग H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.02। 0.02 का माइनस में लॉग लेंगे तो वो पीएच हो जाएगा। तो माइनस लॉग H प्लस को हम लिख सकते हैं पीएच। यहां देखिए इसका मेरे को लॉग लेना है। लॉग लेना अच्छे से हम सीख चुके हैं, पहले एक लेक्चर में ये सीख चुके हैं कि लॉग कैसे लिया जाता है। तो उसमें आप एक्सपर्ट है ये मानते हुए मैं आगे बातें करता हूं। यहां में क्या करना होगा, ये जो दशमलव है इसे प्रथम गैर शून्य अंक के आगे ले जाना होगा। यहां आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहां क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग और 0.02 इसको लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 10 की घात -2। लॉग लेने के लिए पहले आपको ये जो संख्या है इसको इस तरीके से लिखना है कि दशमलव जो है वो प्रथम गैर शून्य अंक के आगे चला जाए। तो ये पॉइंट यहां जाएगा तो 10 की पावर -2 आ जाएगी। अब pH इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर ये दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह हो और उसके पहले लॉग लिखा हुआ है तो इन दोनों संख्याओं को अलग अलग लिख सकते हैं हम। अगर गुणा का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 और ये माइनस लॉग 10 की घात -2। फिर आगे चलते हैं, pH इज इक्वल टू लॉग 2 का मान कितना होता है। तो आपके पास लॉग 1 से लेकर के और लॉग 9 तक जितनी भी वैल्यूज है वो पहले से लिखी हुई होनी चाहिए, वो पहले से पता होनी चाहिए। उन मानों के बेस पर हम कर सकते हैं। लॉग 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3, तो ये हो जाएगा -0.3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पावर होती है वो पावर आगे आ जाएगी, तो -2 आगे आएगी, तो -2 और माइनस ये गुणा होकर प्लस हो जाएगा, +2 और log 10। हम जानते हैं log 10 का मान होता है 1। तो आपके पास जो pH आ रही है वो pH आ रही है -0.3 + 2 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 1.7। तो pH 1.7 इस सॉल्यूशन की होगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.01 m है तो इसकी pH 1.7 आने वाली। अगर इसी क्वेश्चन में pH की जगह POH पूछा जाए तो
हमें पता है टेम्परेचर अगर 25 डिग्री हो तो PKW इज इक्वल टू होता है PH प्लस POH। ये हम जल के वियोजन वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। 25 डिग्री पर PKW की वैल्यू फिक्स है और ये 14 है। अब अगर pH 1.7 आ गया तो POH निकल जाएगा, pH को 14 में से माइनस कर लेंगे। तो अगर pH पता हो तो उस सॉल्यूशन की POH स्वतः ही निकल जाती है, 14 में से आप माइनस कर लीजिए। और POH पता हो तो pH निकल जाएगी क्योंकि यह भी इधर माइनस में आ जाएगा। तो pH को POH में और POH को pH में इंटर कन्वर्ट करने वाला ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये वैल्यू पहले से तय है, ये 25 डिग्री पर 14 है, ताप बदलोगे तो PKW का मान बदल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमें, एक सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है HNO3 का और उसके 500 ml है। तो पहले तो ये जो सेमी, सेंटी, डेसी, मिली, ये जो पूर्वलग्न आते हैं, इन पूर्वलग्न का क्या मतलब है? देखिए, अगर नॉर्मलता 1/2 हो तो उसे कहा जाता है सेमी। सेमी का मतलब होता है अर्ध, जैसे सेमीफाइनल आधा फाइनल ही हो जाता हो, ऐसे सेमी कंडक्टर, अर्ध चालक। तो सेमी का मतलब होता है अर्ध, अर्ध का मतलब 1/2, n/2 कंसंट्रेशन है, उसको सेमी नॉर्मल कहा जाएगा। तो सेमी का मतलब है 1/2 और नॉर्मल है तो नॉर्मलता 1/2 है। सेमी मोलर होता तो मोलरता 1/2 होती। तो सेमी एकांकी पूर्वलग्न है। सेमी का मतलब है 1/2। वो सेमी नॉर्मल, सेमी मोलर, वो सेमी मोलल कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर 1/10 हिस्सा आ रहा है 1/10 तो उसे कहा जाता है डेसी। डेसी नॉर्मल, डेसी मोलर। अब डेसी नॉर्मल है तो किसका 10वां हिस्सा? नॉर्मलता का, तो n/10 ये डेसी नॉर्मल कहलाएगा। तो सेमी नॉर्मल क्या है, डेसी नॉर्मल क्या है? अगर 100वां हिस्सा है तो ये कहलाता है सेंटी। सेंटीमीटर से ये अच्छी समझ में आ जाता है, मीटर का 100वां हिस्सा सेंटीमीटर होता है। तो अगर नॉर्मलता जो है उसका है तो ये सेंटी नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे अगर 1000वां हिस्सा है तो 1/1000 उसको हम कहेंगे मिली, तो मिली नॉर्मल होगा उसका 1000वां हिस्सा, तो n/1000 उसको लिख देंगे हम। तो सेमी, डेसी, सेंटी और मिली, इन शब्दों का क्या मतलब है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में सेमी नॉर्मल दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो ये 4 हमारे पास पूर्वलग्न थे वो मैंने बता दिए। अब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सेमी नॉर्मल है। सेमी नॉर्मल का मतलब है कंसंट्रेशन है n/2 HNO3। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें pH कैलकुलेट करनी है। pH कैलकुलेट करने के लिए H+ और H+ जो है वो एसिड की कण कितनी है वो उसकी नॉर्मलिटी से पता चलेगा। तो एसिड की नॉर्मलिटी कितनी आ गई, n/2 यानी 1/2। 1/2 मींस 0.5। और हमें चूंकि इसका माइनस में लॉग लेना है तो दशमलव को प्रथम गैर शून्य अंक के आगे ले जाओ, थोड़ी आसानी रहती है। तो 5 × 10⁻⁻1 ये इस एसिड के कारण आने वाली H+ है। आपको पता है टोटल H+ इस एसिड की भी होती है और वाटर के 10⁻⁷। तो -7 को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसिड के बहुत ज्यादा है, तो वाटर के इग्नोर करते रहते हैं। जैसे यहाँ भी हमने इग्नोर किया, एसिड के जो आ रही है उनके सामने वाटर का कुछ नहीं था तो उसको इग्नोर ही किया हमने, वाटर वालों को। तो ये यहाँ भी हमने नगण्य माना था, यहाँ भी वाटर के नगण्य मानेंगे, मोस्टली केसेस में यही होगा। अब मैं अगर इसकी pH की बात करता हूँ तो pH = log H+ क्या है 5 × 10⁻⁻1। क्या लिख देंगे इसको, pH = log 5 log 10⁻⁻1। तो pH क्या हो जाएगा, log 5 का मान जैसा कि हम जानते हैं 0.7 होता है, ये फिक्स है वैल्यू। -1 आगे आ जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +1 हो जाएगा, +1 और ये हो गया log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो pH हमारे पास आ गई 0.3। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं और इसकी pH 0.3 आनी है।
ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन थर्ड और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3.65 माइक्रोग्राम HCl को 100 लीटर में घोल लिया है। तो यहां पर H प्लस की जो कंसंट्रेशन आएगी वो H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको HCl जो है इस HCl की इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी बतानी चाहिए। अब यहाँ नॉर्मलिटी नहीं दी है, दिए गए पदार्थ के ग्राम और वॉल्यूम दे दिया। तो पहले आपको HCl की मोलरता निकालनी है और HCl की मोलरता ही उसकी नॉर्मलता है, क्योंकि HCl के लिए क्षारकता एक ही है। तो नॉर्मलता निकाल लो, तो इसी मोलरता निकाल लो, एक ही बात है, और वही H प्लस रहेंगे। तो H प्लस को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट तरीका क्या हो गया? उस अम्ल का ग्रामों में बाहर, ग्राम कितने दे दिए? 3.6 माइक्रोग्राम है, माइक्रोग्राम को ग्राम बना लो, ग्रामों में बाहर बटे अणुभार। HCl के लिए अणुभार 36.5 इंटू V लियर का आयतन, किसमें? लीटर में। लीटर में ही दिया हुआ, ये अच्छी बात है, ये 100 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, पॉइंट से पॉइंट को ऐड कर देते हैं। यहां जब पॉइंट को उड़ाओगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा बचनी है, और वो जो एक्स्ट्रा जीरो बचनी है वो कहां बचनी है? नीचे की ओर। तो ऐसी कंडीशन में ये हो गया जीरो, ठीक है। तो अब F प्लस हमारे पास आ गए, इससे ये कैंसिल हो गया। 10 की पावर माइनस 6 बाई 10 की पावर 3 थी, तो ये हो गया H प्लस 10 की पावर माइनस 9। 10 का 3 ऊपर जाएगा, 10 का माइनस 9 हो गया। तो ये H प्लस कहां से आ गई? ये H प्लस आ गई HCl से। अब आपको पता है H प्लस जो टोटल होता है वो टोटल आता है वाटर के H प्लस में, H प्लस फ्रॉम वाटर प्लस H प्लस फ्रॉम एसिड, जो HCl से आ रहे थे। वाटर के खुद के कितने होते हैं? 10 की घात माइनस 7, और HCl के कितने आ रहे हैं? 10 की घात माइनस 9। तो HCl के तो जल से भी कम आ रहे हैं। तो यहां जो H प्लस टोटल है वो टोटल जब आप देखोगे तो 10 की पावर माइनस 7 प्लस 10 की पावर माइनस 9, यानी जल के बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है? HCl से। तो ऐसी कंडीशन में ये इग्नोरेबल है, जल वाली ही कंसिडरेबल है। तो H प्लस जो होगा टोटल वो लगभग 10 की घात माइनस 7 होगा। मैंने लगभग इसे लगाया क्योंकि इसका थोड़ा बहुत अंश भी इसमें जुड़ता है, तो वो 10 की घात माइनस 7 से ज्यादा हो जाएगा H प्लस। और H प्लस अगर 10 की घात माइनस 7 से थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो ऐसी कंडीशन में TH की वैल्यू 7 से कम हो जाएगी, क्योंकि 10 की घात माइनस 7 होता है तो pH 7। जैसे H प्लस बढ़ेगी pH घटेगी, तो pH का मान जो हमारे पास आएगा यहाँ वो 7 व 6.95, इसके मध्य का जो भी ऑप्शन होगा वो हम वहां टिक करेंगे। 6.98 के आसपास यहाँ की pH होगी। यहाँ जरूर ये ध्यान दे कि H प्लस जल वाली तो थी, एसिडिक एंड थोड़े बहुत तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। HCl थोड़ा बहुत H प्लस उसमें ऐड करेगा ही, तो 10 की पावर माइनस 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए pH 7 से थोड़ी सी कम होगी। तो 6.9998 ये जो भी होंगे उनमें से जो भी ऑप्शन होगा इसके बीच वाला वो हम पिक कर लेंगे। तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें सिखा रहा है। इसमें वाटर के H प्लस को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है, 4 मिली तुल्यांक HCl और 4 को हम 1 लीटर जलीय विलीन में घोल रहे हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, वही हमें HCl4 की नॉर्मलता या मोलरता नहीं दी गई है। तो HCl4 चूंकि इसकी क्षारकता एक है तो चाहे इसे नॉर्मलता निकालो मोलरता निकालो, बात एक ही है। तो वही कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू एसिड की, एसिड से कितने H प्लस आ रहे हैं वो बता रहा हूं मैं, उसके लिए तुल्यांक दे रखे तो नॉर्मलता ही निकालेंगे। ऊपर आएंगे इसके तुल्यांक और नीचे आएगा उसका आयतन। तुल्यांक कितने दिए गए? तुल्यांक 4 मिली तुल्यांक, मिली तुल्यांक को तुल्यांक बनाने के लिए 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर HCl4 के तुल्यांकों की संख्या और नीचे विलीन का आयतन 1 लीटर है, तो H प्लस आगे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब ये एसिड के H प्लस आगे
वो है 4 इंटू 10⁻³ और जल के होते हैं 10⁻⁷, तो जल की तुलना में इसके बहुत ज्यादा है, इसलिए जल की यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस क्या आ गई यहाँ 4 इंटू 10⁻⁻3 ये आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो माइनस log 4 माइनस log 10⁻⁻3 log 4 का मान आप जानते हो पहले से 0.6 होता है, तो pH ये आ गया माइनस 0.6 और -3 आगे आ गया तो +3, यानी आंसर आ गया आपके पास 2.4। तो इसकी pH कैलकुलेट करोगे 2.4 आ जाएगी। ये चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ोगे, अच्छे से रीड करोगे। क्या दिया हुआ है, H2SO4 की ग्रामों में मात्रा और विलियन का आयतन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन की मोलरता या नॉर्मलता आपको निकालनी है, क्योंकि इसकी जो नॉर्मलता निकालनी नॉर्मलता ही, इसकी जो नॉर्मलता होगी वो H+ की कंसंट्रेशन होगी। तो आप इसकी नॉर्मलता भी निकाल सकते हो और मोलरता भी। मान लो मैं इसकी जो H2SO4 है इसकी नॉर्मलता ही निकाल लेता हूं, क्योंकि नॉर्मलता होगी वही H+ होंगे। तो नॉर्मलता निकालने के लिए क्या करेंगे, विलेय का ग्रामों में बार सूत्र आपको पता है, बटे विलेय का तुल्यांकी बार, H2SO4 का तुल्यांकी बार 49 है, क्योंकि अणुभार इसका 98 होता है और क्षारकता 2 है, तो 49 हो गया। ये चीजें आप पहले से अलग से मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ग्रामों में बार, ये तुल्यांकी बार इनटू विलियन का आयतन है 10 लीटर और लीटर में है, तो भी ठीक है। ये चीज सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया तो 2/100, यानी ये जो आंसर आ गया वो आ गया 1/50 मीन्स 0.02। ये हमारे पास आंसर आ गया, 0.02 इसकी कंसंट्रेशन है। अब इसकी pH कैलकुलेट करनी है, तो pH कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस pH इज इक्वल टू माइनस log H+। ठीक है, यहां H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, H+ की, इसको मैंने बताया था log लेना होता नहीं H+ की कंसंट्रेशन का, तो इसको दशमलव को प्रथम गैर शून्य अंक से आगे ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², ये यहां चला जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻²। इसको क्या लिख लेंगे हम, माइनस log 2, और ये हो जाएगा माइनस log 10⁻²। log 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.3 होती, तो ये 0.3 हो गया माइनस में, और -2 आगे आएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या बन गया अपने पास 1.7। तो इसकी जो pH आ रही है वो 1.7 हो जाएगी। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं 6। बहुत इजी है, आपको बस वो जो एसिड दिया है उसकी नॉर्मलता पता होनी चाहिए, नहीं दी हुई तो नॉर्मलता तक आपको लेकर के जाना है। ये क्वेश्चन N/100 सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसमें तो डायरेक्ट नॉर्मलता दी हुई है। तो H+ की कंसंट्रेशन जो नॉर्मलता होती है वही तो होती है 1/100, और 1/100 यानी 10⁻²। तो pH क्या होगा, pH इज इक्वल टू माइनस log H+। ओके, और H+ की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, माइनस log 10⁻², -2 आगे आ जाएगा, तो pH हमारे पास आ जाएगी 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। ऐसे 7 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 5N2SO4, यहाँ आपको मोलरिटी दी गई है, हमें चाहिए नॉर्मलिटी। तो H+ की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, उसकी जो मोलरिटी है उसको उसके n फैक्टर H2SO4 के लिए 2 है, उससे गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगी। तो H+ कंसंट्रेशन 10 हो गई, तो pH इज इक्वल टू माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H+। कितना आ रहा है 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो pH क्या हो गया, pH हो गया -1। अब यहाँ pH -1 देख करके हो सकता है आपके टेंशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपने तो यही पढ़ा होगा अब तक कि pH 0 से लेकर के 14 के बीच में होती है। तो वो एक नॉर्मल रेस्पेक्ट में बातें की जाती है। अगर कंसंट्रेशन देखो pH होता है माइनस log H+, H+ की कंसंट्रेशन 1 आ जाए, 1 आ गई
तो ऐसी कंडीशन में log a का मान होता है 0, तो pH आ जाएगी 0। H प्लस की कंसंट्रेशन 1 हो गई। अगर ये 0 से ज्यादा है, H प्लस की कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा है, अगर ये 1 से ज्यादा है तो फिर इसका log 1 से ज्यादा जो भी मान होता है वो होता है धनात्मक, तो pH आएगी माइनस में। तो जहां जहां H प्लस की कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा हो, जैसे H प्लस की कंसंट्रेशन 10 आ गई तो pH का नेगेटिव आना है। H प्लस मोर देन 1 m हो और लेस देन 1 m हो, जैसे ये सारे अब तक हमने पढ़े हैं वो लेस देन 1 m ही है। 1 m से कम हो तो log 1 से कम मान हमेशा नेगेटिव होता है और नेगेटिव से बड़ा होकर क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो वहां pH पॉजिटिव आ जाती है। तो pH नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और pH 0 भी हो सकती है, तो -1 हो सकती है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे हम उसकी pH उतनी कम होती जाएगी, तो माइनस में भी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है। 8 में 0.8 मोल HBr को 100 ml जल में घोल दिया, तो वही यहां पर हमें चाहिए नॉर्मलता। अब यहां पर HBr वाला जो सॉल्यूशन है उसकी क्षारकता 1 है, तो इसकी नॉर्मलता निकालो या मोलरता एक ही बात है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोल अलग दिया हुआ है, आयतन अलग दिया हुआ है, तो मोल में आयतन का भाग लगा देंगे, मोलरता हो जाएगी। तो मोल कितने दे रखे हमें 0.5 बटे आयतन कितना दिया हुआ है 100, ml दिया हुआ है, लीटर में चाहिए ये देख लेना, ये ml दिया हुआ है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर किससे गुणा कर देंगे हम 1000 से। क्लियर होगी कहानी। तो ये इस कंडीशन में 2 0 कैंसिल हो गए और 0.5 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये किस में चला जाएगा 5 में। तो यहाँ H प्लस 5 हो गए। अब pH कैसे निकालेंगे हम, माइनस log H प्लस कितना आ गया 5, तो यहाँ क्या आ गई log 5 की वैल्यू 0.7, तो आंसर आ गया -0.7, pH -0.7। इसका मतलब हाईली कंसंट्रेट वो सॉल्यूशन है हमारे पास, तो माइनस में भी हो सकती है। ऐसे ही 9 नंबर का क्वेश्चन हम देखें। 9 नंबर के क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया हुआ है H प्लस की कंसंट्रेशन उसकी मोलरता जो होती है वही है या नॉर्मल था, एक क्षार की अम्ल है तो मोलरता नॉर्मल था, एक ही बात है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -7। अब आपको यहाँ पता है कि जैसे ही 10 की घात -7 से कम आ रहा हो उस एसिड के कारण H प्लस, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी। ये एसिड का H प्लस है, अब वाटर के भी ऐड करने पड़ेंगे, तो अब यहाँ जो H प्लस टोटल आएगा वो H प्लस ऑफ H2O और H प्लस ऑफ एसिड दोनों होंगे। और H प्लस ऑफ वाटर कितने हैं 10 की पावर -7, H प्लस ऑफ एसिड कितने हैं 10 की पावर -8। तो ये 10 की पावर -7 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो फिर pH ये 7 से थोड़ी कम, 7 से 6.95 के मध्य, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। इस बात को आप नहीं बोले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट गलत करते हैं, 10 की घात -8 MHCl की pH 8 ही करके आ जाते हैं, क्योंकि वो एसिड के H प्लस को काउंट कर लेते हैं, वाटर वालों को नहीं जोड़ते। कम हो एसिड के H प्लस तो वाटर की जरूर ऐड होंगे उसमें। ठीक है, इसका सोल्यूशन हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10 की घात -5 मोल HNO3 को 1000 लीटर जल में घोल दिया। वही आपको मोल अलग दिए हैं, आयतन अलग दिया है, तो सबसे पहले आप कंसंट्रेशन निकालें, और इसकी कंसंट्रेशन नॉर्मलता में चाहिए। लेकिन अगर अम्ल की क्षारकता 1 है तो नॉर्मलता और मोलता एक ही बात है, किसी में भी आप निकाल लीजिए। तो इसके मोल जो दिए हुए हैं वो ऊपर लिख देंगे, अम्ल के मोल बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन 1000 लीटर है, मतलब ये 10 की घात 3 होगा, तो फाइनली ये 10 की घात -8 हो जाएगा। और वही अगर H प्लस 10 की घात -8 आ गए तो सेम आंसर आ जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो कुल मिलाकर के ये कुछ वैरायटी है जिससे आप किसी भी प्रबल अम्ल युक्त विलयन की pH कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में pH के बाद में POH पूछे तो मैं पहले बता चुका हूं, आप इस फॉर्मूले को काम में लें, pKw = pH प्लस POH। pH ने पूछ करके POH पूछ ले। मान लो इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 है,
इस बी लेन की पीएच पूछ लेता तो आप यहाँ पूरा सोल्व करते पीएच कितनी आ जाती है 1.7। अब पीएच पता चल गई तो पीएच पता चल जाएगा क्योंकि 25 डिग्री पर पीकेडब्ल्यू की वैल्यू होती है 40 और भिन्न ताप होगा तो वो क्वेश्चन में पीकेडब्ल्यू देगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो देगा। पीएच हमने निकाल ली तो पीएच के लिए इस पीएच को 14 में से घटा देंगे। क्लियर होगी ये कहानी। इस तरीके के क्वेश्चन प्रबल अम्लों के लिए पूछे जाते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें अम्ल के स्थान पर प्रबल क्षार को सॉल्यूशन में डाला गया है। क्षारों के लिए हमें क्या देखना है उसको पहले हम समझते हैं।